Okay. So once again, very good afternoon to all of you. So let us begin today's session without wasting any time further. So now we can discuss your yesterday's MT7 maths, right? So exactly आपका सेट के लेवल का था, right? After that we will see what we can discuss. Okay. So in this MT7 maths, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. ओके. और अगर मैं आपके स्कोर्स की बात करूं, सो दो स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दी है, दिलीप एंड श्रेया. तो आप मुझे बताओ आपने एग्जाम क्यों नहीं दी है. आई वांट टू टॉक विथ योर पेरेंट्स. तो अभिषेक, राधिका, राज, ठीक है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कल्पना, इरफान. इरफान आपने कुछ मैसेज किया है, मैं पढ़ूंगा, अभी बाकी है. वर्षा, क्या हो गया इस एग्जाम में, व्हाट हैपन. एंड देन एबिन, अच्छा है. सृष्टि, देखना पड़ेगा हमें, ये नहीं चलेगा. उदय, नहीं चलेगा. कल्पना, गौरी, विष्णु, नहीं चलेगा. ओके. बाकी सिंचना, हर्षिता, सौमिक, मनोज. ओके, ठीक है, और आगे बढ़ना है. ओके. तो आज शाम तक जितने लोगों ने एग्जाम नहीं दी है, जैसे कि श्रेया और दिलीप, तो आपके पेरेंट्स के साथ मैं बात करूंगा. श्रेया इज नॉट इन द मीटिंग बट दिलीप इज देयर. सो दिलीप, आप मुझे रीजन मैसेज करो क्यों एग्जाम नहीं दी. ओके. नाउ टाइप योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स. कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 1150. ओके. सो चलो बाकी सब टाइप करते, तब तक ये क्वेश्चन देख लेते हैं. सो लेट अस सी क्विकली क्वेश्चन नंबर 11. Now in this question, yes, they are given if number of elements in A equal to 3, number of elements in B equal to 4, then there are how many elements in A cross A cross B. So अभी तक हमें बस यही पता था, राइट. अभी तक हमें बस A क्रॉस B ही पता था. अब यहाँ पे आपको एक चीज एडवांस दिखेगी, A क्रॉस B. ओके. तो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे भी आपकी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी. अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना होता तो आप कैसे करते थे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. 3 4 12. तो इन द सेम वे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 3 इंटू 3 इंटू 4. So 3 3 9 4 36. दिस विल बी आवर आंसर. अब ए क्रॉस बी लिखा कैसे जाता है, तो उसके लिए एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए हैं, हम 2 ही ले रहे हैं. सपोज 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, और बी में एक ही एलिमेंट है, सपोज सी. ओके. सो अब ए क्रॉस बी, ओके, आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं. सपोज मैं ए क्रॉस ए फाइंड कर रहा हूँ. ओके. तो ए क्रॉस से हमें पता ही है यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी. ओके. अब ए क्रॉस बी मीन्स दिस क्रॉस, ये आपका ए है. अब इसके साथ हमें क्रॉस करना है ये सी. तो हर एक एलिमेंट के साथ ये आ जाएगा.
a, c, b, a, c, and a, b, c. Okay. So you can check over here 2 into 2 into 1. So हो गया 4 elements. Is it clear? Question 11 clear? Right. चलो अब इसके बाद का question. So now we are having doubt in question 5 and 9. Okay. What about others? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने उनके डाउट भेजे हैं. ओके. तीसरा आ गया. वेट. So 6, 7, 16, 29. Okay. Okay. So now question number 5. Question 11 clear ना स्टूडेंट्स? चलो question 5. Which of the following statement is true statement? और उसमें 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए 0 belongs to empty set. ऑप्शन बी 0 belongs to in set 0. ऑप्शन सी 0 belongs to in set 0. and option D 0 is subset of in set 0. चलो बोलो क्या आएगा आंसर? ये तो इजी है. ओके. फ्री में मार्क्स लेने हैं यहाँ पे, isn't it? Right. देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रू है. ओके. हाँ, सी ओनली. राइट. सी बिकॉज ये एलिमेंट है तो अंदर का एलिमेंट बिलोंग्स टू होगा. अब ये तो नल सेट है. दिस इज योर नल सेट. तो नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा. नाउ यहाँ पे सबसेट है. अब सबसेट का सिंबल होता है दो सेट्स के बीच में. दो सेट्स के बीच में आप सबसेट का सिंबल लिख सकते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पे 0 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, समझना. ये सेट का एलिमेंट क्या है? ये सेट का एलिमेंट है ये इन सेट 0. तो इसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ पे ये इन सेट 0 होना चाहिए. तो इन सेट 0 और 0 इन दिस सेट इट इज बिलोंग्स टू दिस. इज इट क्लियर? तो सिंस यहाँ पे ये नहीं दिया है इसलिए ये भी गलत हो गया. ओके. कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन ऐसा आपने किया ही होगा. तो ओके. इसके बाद आपको डाउट है. लेट मी राइट दिस नंबर. अभी ज्यादा नंबर आ गए हैं. सो 4, 12, 14, 17, 25, 40, 49. ओके. देन 50 तो लिख दिया. 53, 54 एंड 60. ओके. So 49, 51 एंड 60. लेट मी चेक. 49 है, 60 है, 51 ऐड. ओके. तो क्वेश्चन 5 के आसपास आपको डाउट है. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 वो पहले देख लेते हैं. आपसे वो फीडबैक ले लिया था ना स्टूडेंट्स मैंने कि ये दिस बोर्ड इज बेटर फॉर यू, कि जो वाकॉम पैड में मैं करा रहा था वो बेटर लग रहा था. ये वाला फीडबैक आपसे लिया मैंने. 31. ओके. सो मुझे ना. ओके. चलो. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, अभी वाकॉम पैड एक ही है हमारे पास. तो वो जनरली हाँ, जनरली वो शशिन सर और वही यूज करेंगे. शशिन सर और विष्णु सर यूज कर रहे हैं. तो मैं जनरली इसी पे पढ़ाऊंगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. The line segment joining the points 4, 7 and -2, -1. तो हमारे पास है 4, 7 and -2, -1 is diameter of circle. Okay. Then if the circle intersect the x-axis at AB, अब ये सर्कल का डायमीटर है. अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को अगर ए बी में मीट कर रहा है, देन फाइंड ए बी. चलो कौन बताएगा? इट इज इजी, इजंट इट? ए बी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. 2√g² - c. और अगर y एक्सिस होता तो 2√f² - c. ऐसा याद रखा था ना हमने स्टूडेंट्स, इजंट इट? सो हियर
सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हु विल टेल मी, अगर आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो, ठीक है, ये डायमीटर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये 4,7 मतलब यहाँ पे हो गया और इधर -2 -1 यहाँ पे होगा, तो सर्कल कुछ उस तरीके से होगा, तो उस तरीके से एज्यूम कर ले। यस, सो हर्षा इज राइट। सो हु विल टेल मी नेक्स्ट कि अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो तो उसमें सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ओके, हु विल टेल मी? सृष्टि अच्छे से अटेंड नहीं कर रही है। हाँ, सो सृष्टि, कैन यू टेल मी? इट्स बीन अ लॉन्ग कि आपने कोई आंसर दिया हो, आइदर यू टाइप इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। बोलो सृष्टि। क्योंकि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि सेशन में कितने लोग एब्सेंट रह रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ओके, हाँ, यस सृष्टि, कैन यू हियर मी? जब से हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आई थिंक आपने बस स्टार्टिंग में आंसर किया था, उसके बाद आपने आंसर किया ही नहीं है। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज दिया है। सो आई हैव ऑलरेडी अनम्यूटेड यू, आइदर यू अनम्यूट, मतलब आप बोलो या फिर लिखो, कुछ तो करो, और एल्स मुझे फिर मम्मी को कॉल करना पड़ेगा। ओके, नो इश्यू। श्रेया, श्रेया इज देयर? श्रेया, बोलो श्रेया, इसका आंसर क्या होगा? और श्रेया, आपने एग्जाम नहीं दी है। दिलीप, इसका आंसर क्या होगा? दिलीप, आपने भी एग्जाम नहीं दी है। जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट। सर। हाँ, एग्जाम क्यों नहीं दी पहले वो बताओ। बोलो बोलो, शर्माओ मत, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम नहीं दोगे तो फिर पानी में सारे मेहनत। बोलो क्यों नहीं दी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। चलो ठीक है, इसके फॉर्मूला बताओ क्या होगा अगर वो डायमीटर का एंड पॉइंट भी हो। सर हाँ सर x माइनस x1 हाँ, x माइनस एक्स इंटू x माइनस x2 हाँ माइनस माइनस नहीं प्लस 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 हाँ, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। हो गया बस। हाँ सर। इक्वल टू कुछ आएगा, इक्वल टू 1। सर इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। चलो ग्रेट। ओके, थैंक यू दिलीप। नाउ सी हियर, सो ये आपका हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। So therefore, x minus 4, x plus 2 plus y minus 7, y plus 1 equal to 0. So after simplifying, simplify करने के बाद you will get for x square minus 4x plus 2x, that is minus 2x, plus minus minus 4 2s are 8, plus y square minus 7y plus 1y minus 6y plus minus minus 7 equal to 0. So ये आपका हो जाएगा x square plus y square minus 2x minus 6y minus 8 minus 7 minus 15 equal to 0. चलो, who will tell me this formula? x एक्सिस पे आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ओके, अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करके कैसे करोगे? x एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? मींस दिस लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। who will tell me? Raj? Yes, Harsha? टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ओके, मानो चेक करो, एफ स्क्वायर नहीं होगा। ओके,
और आपने जी भी बाहर लिखा है, तो मनोज आपने जो फॉर्मूला लिखी है वो रॉन्ग लिखी है, 2g अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वो होगा 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। हाँ हाँ, यस विष्णु, आई विल थिंक अबाउट इट एंड हम उस पर कुछ करेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर, राइट, दिस इज अवर 2g, 2g इक्वल टू माइनस 2, सो g इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस c, दैट इज -15, तो आपका +15 हो जाएगा 16, 4 2 जा 8। इज इट क्लियर? राइट, चलो नेक्स्ट। So this is your question 11, question 5, question 4. उसके बाद आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दैट इज योर इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। Now here in question 6, they are asking the value of x for which x minus 4 by x minus 3 by 4 minus x less than x minus 1 by 2 minus x minus 2 by 3 and 2 minus x is greater than 2x minus 8. ओके, तो डेफिनेटली अगर वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा, इजंट इट? चलो देखते हैं। सो दो इनइक्वालिटी है हमारे पास, पहले एक इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से क्या मिल रहा है, फिर दूसरी इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से क्या मिल रहा है, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, या दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इजंट इट? बिकॉज वो दोनों को इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हियर therefore x minus 3 minus 4x divided by 4 should be less than 3x minus 3 minus 2x minus plus 2 to the 4 divided by 3 to the 6. So therefore x minus 4x, that is minus 3x minus 3 divided by 4 less than 3x minus 2x, that is x, 4 minus 3, that is 1 by 6. अभी 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ वो भी कर सकते हैं। therefore 6 into minus 3x minus 3 less than 4x plus 4, सिंप्लीफिकेशन आसान ही है, इतना हार्ड नहीं है। minus 18x minus 6 3 is 18 is less than 4x plus 4, so 4x plus 18x 22x, अब वो वहां पे चला जाएगा तो इट विल बी ग्रेटर देन, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज minus 18 minus 4, दैट इज minus 22. So x is greater than minus 22 by 22, that is -1. यहाँ पे आपको x के मिनिमम वैल्यू मिले। इन द सेम वे अगर आप नेक्स्ट चीज के लिए सिंप्लीफाई करें, मतलब नेक्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, सो 2x प्लस x 3x, -8 इधर आ जाएगा, 2 + 8 10, सो x इज लेस देन 10 by 3। अब इन दोनों को कंबाइन करें, इंटरसेक्शन, सो x आपको मिलेगा -1 से 10 by 3 के बीच में। इज इट क्लियर नाउ? So x belongs to -1 to 10 by 3। आसान क्वेश्चन है, इसमें क्यों डाउट था? So after question 6, now you are having doubt in question number 7, isn't it? Okay, वो देख लेते हैं, फिर 9।
क्वेश्चन 7. So the equation to the line or equation of the line ऐसा होना चाहिए, bisecting the join of 3 minus 4 and 5 2. तो दो पॉइंट है 3 minus 4 and 5 2, इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, and having its intercepts on the x axis in the ratio 2:1. Okay, so the equation to the line bisecting the join of 3 minus 4 and 5 2, तो समझना अब हमें ये पता है कि एक्जेक्टली 5 2 आपका यहाँ पे मिलेगा, 5 2 समथिंग यहाँ पे होगा, एंड 3 ये 5 है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलेगा 3 minus 4, वो यहाँ पे मिलेगा, तो इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं तो मिलेगा. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द जॉइन, अब इसको बाइसेक्ट करके वो ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, एंड हैविंग इट्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इन द रेशियो 2:1. its intercept on x-axis in the ratio 2:1. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि x एक्सिस पे तो उसका एक ही इंटरसेप्ट होगा, कि क्वेश्चन में कुछ यस 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 हाँ x एंड y होना चाहिए, कि उसके दोनों इंटरसेप्ट x और y 2:1 रेशियो में है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है. तो इधर अगर ये केस है तो x का डबल और y का सिंगल होना चाहिए, और ये केस है, और जो हमें दिख ही रहा है कि डेफिनेटली ये वाले केस में होगा, तो x ये इसका x इंटरसेप्ट और ये इसका y इंटरसेप्ट, तो वो 2:1 में होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ी है, ओके, तो वो एक बार देख लेना. तो एक तो इक्वेशन ऑफ द लाइन होना चाहिए बाइसेक्टिंग द जॉइंट दिस एंड हैविंग इट्स इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस ऑन y एक्सिस इन द रेशियो 2:1. ओके, हाँ, तो आप ऑप्शन में डायरेक्टली देख के कर सकते हो. सबसे पहले कि मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है वो, ओके, एंड आफ्टर दैट आप उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके भी चेक कर सकते हो. या अगर स्टार्टिंग में नॉर्मली करना है तो सपोज उसका एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 2:1 है, हमें पता ही है कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम ए और बी लेते हैं, ठीक है. तो एक्स और एक्स टू वाई आपका 2:1 है, अगर वाई आप बी ले रहे हो तो डेफिनेटली x विल बी इक्वल टू योर 2b. सो इक्वेशन आपका हो जाएगा x बाई ए मतलब 2b प्लस y बाई b इक्वल टू 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम x प्लस 2y इक्वल टू b इक्वल टू 2b, isn't it? now अब इसका मिड पॉइंट, सो 3 plus 5, this midpoint, coordinates of this midpoint, 3 plus 5, 8/2, that is 4, minus 4 plus 2, minus 2/2, minus 1. So after putting this 4 comma minus 1 here, so 4 minus 2 equal to 2b, so 2b equal to 2, so b equal to 1 and b equal to 1. After putting here, we will get x plus 2y equal to 2. Is it clear? Question 7. तो ये भी आसान है, okay? चलो, आफ्टर क्वेश्चन 7 यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 9. तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवंथ हो गया, नाइन्थ हो गया, एंड 11th हो गया, isn't it? अब आपको डाउट है 12 and 14, ठीक है. चलो, the middle term in the expansion of 10 by x plus x by 10 whole to the power 10. तो ये वाला हमने देखा था, isn't it? रिवीजन के टाइम पे. चलो, यहाँ पे मिडल टर्म में कैसे निकाल सकता हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिडल टर्म? इफ माय पावर इज इवन,
यहाँ पे क्वेश्चन 12 आपको पावर इवन दी गई है, isn't it? n is equal to 10. So what is the formula of middle term? Who will tell me? Raise your hand. Here n equal to 10. So आपकी मिडल टर्म कौन सी हो सकती है? बोलो सौमिक। यस सौमिक स्पीक। 10/2 टर्म नहीं, 10/2 आपकी मिडल टर्म नहीं होगी, याद करो। नहीं, फिफ्थ टर्म मिडल टर्म नहीं होगी, याद करो। अगर हाँ 10c5 हो सकता है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ समझना। अगर आपके पास a प्लस बी होल टू द पावर n है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं, ये पूरा समझाया था। वहीं से आपको मिडल टर्म दिखाई थी। अगर a प्लस बी होल टू द पावर n है तो कितने टर्म्स होते हैं उसके एक्सपेंशन में? हु विल टेल मी? बोलो सिंचना। अगर पावर n है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे? ठीक है, बोलो हर्षिता। हर्षिता है? हाँ यस। चलो ठीक है, n+1 टर्म्स, राइट? यस। तो n अगर यहाँ पे 10 पावर है तो 11 टर्म्स होंगे, n पावर है तो n+1 टर्म्स होंगे। ओके, तो अब अगर n+1 टर्म्स है तो मिडल टर्म कौन सा होगा, राइट? या अगर इसी में बता, अगर यहाँ पे 11 टर्म्स है इसके एक्सपेंशन में तो मिडल टर्म कौन सा होगा? क्या फिफ्थ टर्म मिडल टर्म होगा? अभी नहीं, डेफिनेटली सिक्स टर्म, राइट? तो वो आप कैसे करते हो? n/2 प्लस 1 टर्म, याद आया? ओके, और अगर n आपका ऑड होता, राइट, दिस इज फॉर n इवन और इवन n। अगर n आपका ऑड होता तो 11 है, 11 है तो आपको, अगर मान लो पावर 11 है तो टर्म्स कितने मिलेंगी? 12। तो टर्म्स 12 मिलेंगी तो मिडिल टर्म कोई नहीं आएगा, एक्चुअली वहां पे आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे। यस, तो वो दो मिडिल टर्म कौन से होंगे आपके पास? अगर 12 है तो डेफिनेटली 11 पावर में आपको 12 टर्म मिल रही है, सो 6 एंड 7 विल बी योर मिडिल टर्म। ओके, सो 11 से 6 एंड 7 आप कैसे ला सकते हो? n+1/2 एंड n+3/2। इजंट इट? देखो n11 रखो तो आपको टर्म्स मिलेंगे 12। ओके, तो 12+1, सॉरी n11 है, 11+1 12/2 6, 11+3 14/2 7। तो यहाँ पे मिडल टर्म आपकी हो जाएंगे 6 एंड 7। ओके, चलो अब समझो यहाँ पे। सो हियर n/2 + 1 विल बी योर मिडल टर्म, और हमारे पास r+1 की फॉर्मूला है ही, राइट? तो यहाँ पे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, बिकॉज tr+1 इक्वल टू ncr, राइट? अगर वो a प्लस बी है तो a टू द पावर r, b टू द पावर n-r, रिप्लेस करोगे तो भी चलेगा। सो हियर our r is n/2, so therefore r is equal to 10/2, that is 5. So it is 10c5 10/x whole to the power 5, x/10 whole to the power 10-5, that is 5. तो ये x to the power 5, x to the power 5 cancel, 10 to the power 5, 10 to the power 5 cancel, so final answer is 10c5। ओके, अब आपको ऑप्शंस में कैसे दिया गया उस पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए बोलता हूँ सारी फॉर्मूला और सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसी तरीके से दिया गया है 10c5, राइट? और वो फॉर्मूला कहाँ से चाहिए इसका रट्टा मत मारो, ऐसे कंसेप्ट से याद रखो, तो ये कंसेप्ट से डायरेक्टली आप बना सकते हो। ओके, एक और बार समझो। सो यहाँ पे n अगर आपका इवन है तो आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी n/2 + 1th टर्म,
क्योंकि अगर n आपका इवन है, n अगर आप a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपांशन कर रहे हो तो आपको n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे। अब वहां पे आपको मिडल टर्म निकालनी है, तो कोई भी एक एग्जांपल लेके देखो। पहले अगर 10 है तो 10 प्लस 1 11 टर्म्स मिलेंगे। 11 टर्म्स में मिडल टर्म कौन सा आएगा? 6 टर्म। 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम n/2 करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। n इज 10, 10/2 5, 5 प्लस 1 6 टर्म्स। उसके बाद अगर n आपका ऑड है, सपोज इफ यू आर हैविंग n एज 11 13, तो आपका हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 3/2 टर्म, और उन दोनों का फाइंड करेंगे एवरेज। ओके, नहीं एवरेज की जरूरत नहीं फिलहाल, वो बाद में, अभी सिर्फ वो करना है। तो अगर 11 है तो उस तरीके से होगा। ठीक है, 12 टर्म्स इज आंसर। So now question after question 12, let us see question number 14. This is also a good question. If cos inverse x is greater than sin inverse x, then अगर cos inverse x आपका sin inverse x से ज्यादा है तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना है। So see over here. x belongs to -1 to 1 आपको दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्ट ग्राफ से देखेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं? ओके, एंड इट वाज देयर इन मॉड्यूल सेम क्वेश्चन। ओके, सो अगर cos इनवर्स x आपका ग्रेटर देन sin इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या होगी? एंड डेफिनेटली x यहाँ पे हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। ओके, सो ओके, तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। तो ठीक है, पहले ग्राफ से देख लेते हैं फटाफट, और फिर नॉर्मल इनइक्वालिटी से भी देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद नहीं है तो सबसे पहले आप साइन का ग्राफ प्लॉट करो। ओके, साइन आपका कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है? -π/2 टू π/2, इजंट इट? क्योंकि इस तरीके से आपका वो एक्जेक्टली पूरा खत्म होगा ना कर्व। ओके, ऐसे साइन आपका डिफाइन है -π/2 टू π/2। ये -π/2 पे आपको वैल्यू मिलेगी -1 और π/2 पे वैल्यू मिलेगी 1। तो ये आपका ग्राफ है साइन का। अब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लॉट करना है तो फटाफट प्लॉट कर देते हैं। ओके, ये आपका y इक्वल टू x9 आ जाएगा, तो यहाँ से वो ऐसे हो जाएगा। इजंट इट? यहाँ से कब ऐसे हो जाएगा मिरर, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, इसीलिए ऐसे। और सेम साइन इनवर्स 1, अब ये भी चेंज हो जाएगा। जब हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो 1 पे मुझे π/2 मिलेगा आंसर, और इधर -1 पे मुझे -π/2 मिलेगा। ओके, सो दिस इज माय साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से फटाफट कॉस इनवर्स का भी कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉस इनवर्स आपका कहाँ पे डिफाइन है? 0 टू पाई। ठीक है, okay. तो इस तरीके से चलता जाता है। अब ये आपका 0, ये आपका पाई, cos 0 1 एंड cos पाई -1, और π/2 पे हो जाएगा 0। तो अब इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो अगेन y इक्वल टू x9, तो यहाँ से उसका सिमेट्री cos इनवर्स x का ये को पूरा ऐसे हो जाएगा, इजंट इट? बट वो यहाँ से होगा। Okay, I'm little bit confused over here. It is not audible. You are not able to hear me, Shreya?
Okay, so now see over here. cos इनवर्स cos पाई बाई टू आपका जीरो होता है, तो cos इनवर्स पाई बाई टू, कंफ्यूजन ही, cos इनवर्स जीरो आपको आंसर पाई बाई टू देगा। तो जब मैं cos में जीरो इनपुट करूंगा तो वहां पे मुझे आंसर पाई बाई टू मिलेगा। तो फॉर जीरो, फॉर x इक्वल टू जीरो, my y will be pi by 2. Okay, then cos inverse 1, cos 0 is 1, so cos inverse 1 is 0, 1 पे मुझे आंसर 0 मिलेगा। एंड cos इनवर्स -1 पे मुझे आंसर पाई मिलेगा। सो ये 1 पे 0 मिला, यहाँ पे पाई बाई 2 मिला, यहाँ पे -1 है, -1 पे मुझे इधर पाई मिलेगा, इजंट इट? तो ये -1 पे पाई, ये पॉइंट होगा, ये आपका 1 है और ये आपका 0 है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करें तो समथिंग ऐसा ग्राफ मिलेगा, इजंट इट? समझो, cos inverse 0, this is x0 and y pi by 2, this is x1 and y is equal to cos inverse 1, that is 0, and cos inverse -1, that is pi by 2. Is it clear? Right, हाँ, दोनों करेंगे, विद ग्राफ भी करेंगे, विदाउट ग्राफ भी करेंगे। Okay, so from -1 to 1, this is my graph of cos inverse x and this is my graph of sin inverse x. चलो, तो अब हमें देखना है कि इन कौन से केस में आपका cos इनवर्स sin इनवर्स से बड़ा है। सो इन -1 to 0 यू कैन सी दैट हियर केयरफुली, -1 to 0 में आपका sin इनवर्स नेगेटिव है और -1 to 0 में आपका cos इनवर्स पॉजिटिव है। सो बिटवीन -1 to 0, राइट, इंक्लूडिंग बोथ -1 एंड 0, आपका cos इनवर्स तो sin से बड़ा है ही, ठीक है। चलो उसके बाद अब यहाँ पे सो 0 to 1, 0 to 1 में अब साइन इनवर्स आपका इस तरीके से जा रहा है, कॉस इनवर्स आपका इस तरीके से है, ठीक है। साइन इनवर्स आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है, कॉस इनवर्स इस तरीके से है। बीच में एक पॉइंट पे हो सकता है वो इंटरसेक्ट करे, वो देखते हैं कौन सा पॉइंट होगा। तो हमें पता है ये पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम आती है, 1/√2, 1/√2 पाई बाई 4 पे दोनों का सेम होगा, राइट। अब 1/√2 तक इफ यू कैन सी, so till 1/√2 your cos inverse is greater than sin, right? So x from 0 to 1/√2, अब एक्चुअली 1/√2 पे हम नहीं कह सकते क्योंकि 1/√2 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो आफ्टर कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम, सो मैं ये कह सकता हूँ -1 to 1/√2 तक, यहाँ तक आपका cos साइन से बड़ा है, मतलब cos इनवर्स sin इनवर्स से बड़ा है, फिर sin इनवर्स आपका cos इनवर्स से बड़ा हो रहा है। तो इसके बाद आपका cos इनवर्स ऐसे नीचे जा रहा है और sin इनवर्स ऊपर जा रहा है। सो योर x should belong to -1 to 1/√2, क्लोज इंटरवल -1 to ओपन इंटरवल 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया विथ ग्राफ। ग्राफ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया पहले? ओके, ग्राफ आप यहाँ पे y इक्वल टू एक्स से प्लॉट करने चाहोगे तो दिक्कत होगी, सो यहाँ से रिवर्स सोच के करो तो आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके लिए ऐसे लाइन देनी पड़ेगी तब जाके आएगा। चल, now let us see this without graph, question number 14। विदाउट ग्राफ मतलब आपको इनइक्वालिटी से करना है। cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x,
आपको x की कंडीशन निकालनी है तो डेफिनेटली cos और sin दोनों आपको निकालना पड़ेगा. So either you can apply cos on both sides or either you can apply sin on both sides, keeping on mind that कि उस तरीके से आपको inequality चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. सो आपको पता है कि साइन इनवर्स आपका डिफाइन है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में इंक्रीज होता है. कॉस इनवर्स आपका डिफाइन है, मतलब साइन इनवर्स आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में डिफाइन है, इजंट इट. कॉस इनवर्स आपका डिफाइन है 0 से पाई में, दैट इज योर सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. कॉस इज इंक्रीजिंग इन थर्ड एंड फोर्थ. तो अगर दोनों जगह कॉस लगा रहा हूँ तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट, बिकॉज कॉस आपका डिक्रीज होता है कॉस इनवर्स इन 0 to पाई जहाँ पे वो डिफाइन है. नाउ cos of cos इनवर्स x वो x हो जाएगा लेस देन cos of sin इनवर्स x. तो अब sin इनवर्स को अगर मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद ही है वो मेथड. ओके, ये थीटा x आपका sin के लिए डिफाइन है, तो फॉर sin इट इज x स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. सो फॉर cos इट इज अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1. implies x is less than cos इनवर्स कैंसल अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो दोनों जगह स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं. टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 implies x square is less than half implies x minus 1 upon root 2 less than x less than 1 upon root 2. isn't it? मतलब x आपका minus 1 upon root 2 से 0 है, 0 से 1 upon root 2. बट यहाँ पे अगर आप ग्राफ फिर ऑब्जर्व करें तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, वहां पे आपका कॉस इनवर्स साइन इनवर्स से बड़ा है, बट माइनस 1 अपॉन रूट 2 के आप उस तरफ जाएंगे. हाँ, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी आपको मिलेगा -1 to -1 अपॉन रूट 2, इसलिए यहाँ पे वो भी ऐड होगा. ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा. सो इनइक्वालिटी हमने चेंज की है ना मनोज, कॉस लगाए उसके बाद आपका ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट तो हो गया. इनइक्वालिटी चेंज हुई है कॉस लगा के, राइट. नाउ sir, can we do like this? Cos inverse -1 is greater than pi by 2 minus cos inverse -1. ये कौन सी फॉर्मूला है सौमिक? सब मनोज, इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? आपका फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तब. आपका कॉस कौन से क्वाड्रेंट में डिफाइन है? 0 to पाई में डिफाइन है कॉस इनवर्स. और कॉस इनवर्स आपका 0 to पाई में इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. कॉस आपका थर्ड एंड फोर्थ में इंक्रीज होता है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हुई. ये क्लियर हुआ? राइट. नाउ सौमिक, आप जो लिख रहे हो cos इनवर्स -1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स -1, ये क्या है एग्जैक्टली? इट इज -1 और फिर नीचे आपने -x लिखा है. cos इनवर्स -x, अच्छा साइन, ओके ओके वेट, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. ओके, सो ओके ओके. फिर उसके बाद अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये जो sin इनवर्स x है इसको हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x. ओके, लेट अस सी. हाँ, इंक्रीजिंग होता तो चेंज नहीं होता. अगर यहीं पे अगर आप साइन लगा रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा. यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा और यहाँ पे साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि साइन आपका इंक्रीजिंग है. तो साइन ऑफ अंदर यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर आएगा, तो वहां पे भी आपको एक्स लेस देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर मिलेगा. ठीक है, आप साइन इनवर्स लगा के भी कर सकते हो, आपको यही इनइक्वालिटी मिलेगी. नाउ अब सॉमिक का पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा यूज करूं, cos इनवर्स x, मतलब सौमिक बोल रहे हैं यहीं से, is greater than pi by 2 minus cos inverse x. So 2 times cos inverse x is greater than pi by 2. हाँ, वो भी चलेगा. तो cos inverse x greater than pi by 4. फिर आपका x लेस देन आपको यहाँ से मिलेगा 1 upon root 2. हाँ,
वो भी चलेगा। ओके, सो इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, फिर लोअर लिमिट तो है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ग्राफ से आपको अच्छे से पता चल ही जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ग्राफ याद रखना जरूरी है, ठीक है? और इसका ग्राफ डायरेक्ट ऐसे नहीं करना। कौन सा थर्ड स्टेप मनोज? इंक्रीजिंग होता तो चेंज नहीं होता, वो मैंने आपको समझा दिया, तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा। अरे ये सौमिक एक डाउट पूछ रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर नहीं किया ना हमने, 2x² इज लेस देन 1, तो x² इज लेस देन हाफ, फिर स्क्वायर रूट निकाला तो वहां से हमें ये मिल जाएगा -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। बट यहाँ पे आगे आपको सोचना पड़ेगा कि -1/√2 के पीछे, मतलब -1 से वन, क्योंकि x आपका -1 से 1 के बीच में है, तो सारी वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो -1 to 1/√2, उसके लिए आपका cos इनवर्स sin इनवर्स से बड़ा है उसके लिए भी, तो वो भी इधर ऐड हो जाएगा। सर हाँ सर वो x इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है ना सर, उसमें हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया है सर, तो हाँ, इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकता है ना सर? इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकता है स्क्वायर लगाने के बाद। नहीं सर, वो अगर नहीं सर, दोनों पॉजिटिव है करके कैसे पता चलेगा सर? हाँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर पर रूट। x बट अगर मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ, मैं उनका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। अगर a इज लेस देन b तो डेफिनेटली a² इज लेस देन b²। अच्छा, तो सर ये अगर x को पॉजिटिव है और माइनस, ये नेगेटिव है। हाँ, हाँ सर, अगर x -5 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1 है, तो वन है। -5, हाँ हाँ, तो हाँ, अभी चेंज हो जाएगा। राइट 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 राइट। सो -5² आपका 25 हो जाएगा। एग्री एग्री एग्री। तो यहाँ पे दो चीजें आ सकती है, राइट, माय मिस्टेक। तो ओके, यस, इसीलिए फिर यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग। सो यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे। इफ x लेस देन 1 अपॉन सॉरी x लेस देन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो यू कैन टेक x² लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x² ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों चीजें पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे आपका x² प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x² ग्रेटर देन 1, x² ग्रेटर देन 1/2। ओके, यहाँ पे तो आपको ये मिला है, वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। तो इफ x² ग्रेटर देन 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइदर x ग्रेटर देन 1/2 और x लेस देन -1/2। राइट, या तो -1/2 से पीछे होगा या ग्रेटर देन 1/2 होगा। पर यहाँ पे तो हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगी ही नहीं। सर हाँ, यस हर्षा। सर यहाँ पे x -1 और 1 के बीच में होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, मतलब हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज ही मिलेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। और छोटा होगा। राइट राइट राइट, तो वो इसी वे से हम आगे बढ़ेंगे। राइट, क्योंकि -5 और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यस, राइट। सो सिंस x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो x² तो आपका 0 to 1 के बीच में ही होगा। ओके, तो इसीलिए वो सेकंड कंडीशन, हाँ, पर एग्री। तो यहाँ पे एक पॉइंट आना चाहिए अगर दोनों जगह स्क्वायर कर रहे हैं तो, सिंस x बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट, तो आपका x² वो 0 to 1 के बीच में ही होगा और फ्रैक्शन वैल्यू का स्क्वायर और छोटा होता जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। ओके, बट अगेन एक लिमिटेशन है यहाँ पे, आपको फाइनल आंसर के लिए अगेन थोड़ा ग्राफ तो देखना ही पड़ेगा। ओके, सो इज इट क्लियर? Shall we move to next question, students? Okay, चलो, तो क्वेश्चन 14 के बाद आई थिंक कुछ क्वेश्चन नीचे रब हो गए मेरे, तो अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे वापस बता देना। जो आपने क्वेश्चन नंबर बोले थे वो मैंने लिखे थे, तो वो अच्छा, श्रेया एक और, तो श्रेया अभी आपको आवाज सुनाई दे रहा है? तो श्रेया आपने एग्जाम क्यों नहीं दी पहले वो बताओ, और मैसेज में आफ्टर द क्लास। ओके,
हाँ, वो ज्वाइन ऑडियो करना होता है, शायद आपने ज्वाइन ऑडियो तब नहीं किया था। तो श्रेया बेटर कि आप इसे वो करो। ओके, नहीं श्रेया यहाँ पे नहीं दिखा रहा मुझे एग्जाम में। ओके, और आफ्टर क्लास यू कैन, आपने मुझे इधर एग्जाम में ऐसा दिखा रहा है कि आपने नहीं दी है, नॉट अटेम्प्ट। ओके ठीक है श्रेया, देख लेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना क्योंकि यहाँ पे उन्हें दिखा रहे हैं। तो बेटर आपको भी श्रेया मैं यही गाइड करूंगा कि ये मेथड में मत पढ़ो, आप उसको ग्राफ वाली मेथड से करो। ग्राफ वाला आपको क्लियर हुआ? सर हाँ यस तमुज। सर अगर x नेगेटिव होगा तो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें मिला है सर, हाँ सर ये वाला सर, इसमें तो वो x के हर नेगेटिव वैल्यू के लिए वैलिड होगा, तो नेगेटिव के लिए हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा, कि LHS में नेगेटिव है और RHS में पॉजिटिव है, तो वो वैसे भी लेस देन ही हो जाएगा। बस हमें पॉजिटिव वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, मतलब ये सिर्फ हमें सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही मिलेंगी। हाँ सर, क्योंकि हाँ, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके 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 श्रेया, आपको ग्राफ समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो ग्राफ में ऑलरेडी हमने ज्यादा टाइम लिया था श्रेया, तो अभी अगर मैं वापस समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, पर मैं अभी आपको क्विकली समझा रहा हूँ। बेटर कि आपको एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। ग्राफ आपको याद रखना ही है, ग्राफ आपको डायरेक्टली याद रखना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो अभी हमने प्लॉट किया था वो समथिंग आपको ऐसे मिलेगा। ओके, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जहाँ पे ये आपकी वैल्यू है -1 और 1। -1 पे इधर आपको -π/2 मिलेगा और 1 पे इधर आपको π/2 मिलेगा। इन सेम वे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में एक्जेक्टली आपको π/2 पे 0 मिलता है, फिर यहाँ -1 पे आपको पाई मिलेगा और 1 पे आपको 0 मिलेगा। तो इस तरीके का आपको ग्राफ होता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये 1 पे 0, ये आपका पाई, सॉरी हाँ, ये π/2 और ये आपका -1 पे मिलेगा पाई। ओके, तो यहाँ से फिर आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को, जस्ट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर लो या -1 से 1 में देखते जाओ। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली -1 टू 0 में ये ग्रेटर हो जाएगा। और अब 0 टू 1 में आपका कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है, बस साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो उन दोनों ग्राफ को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बीच में एक वैल्यू मिलेगी जहाँ पे आपका कॉस इनवर्स साइन इनवर्स से बड़ा है। ओके, वो आपकी 1/√2 है। तो वो फटाफट देख लेना रिकॉर्डिंग से, नहीं पता चला तो बोलना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, इजंट इट? इसके बाद आपको डाउट है 17। नहीं, ये 16 नहीं था, सॉरी, ये आपका 14 था। 14 के बाद आपको 16 में ही डाउट है ना डायरेक्ट? राइट, तो चलो 16 और 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, if f from n to r be a function, f from n to r be a function defined by f of x is equal to 2x minus 1 by 2, and g from q to r be another function, g from q to r be another function defined by g of x is equal to x plus 2। ये तो आसान क्वेश्चन है। देन फाइंड GOF of 3/2। तो डेफिनेटली पहले हमें GOF of x फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें x की वैल्यू 3/2 रखेंगे, ठीक है। तो फटाफट देख लो इधर, तो GOF of x, ठीक है। सो GOF of x, तो मैंने आपको समझाया था कि O निकाल के आपको बस बड़ा ब्रैकेट रखना है, G के अंदर f of x को इनपुट रख दो। तो G आपका है x plus 2, तो ये आपका हो जाएगा f of x plus 2। G में x की जगह पे मैंने f of x रख दिया। अब f of x की वैल्यू रखो, f of x आपका क्या है? 2x minus 1 by 2 plus 2, so it is 2x minus 1 plus 2 to the 4 by 2 is equal to 2x plus 3 by 2। अब उसमें x की वैल्यू 3/2 रखो, ठीक है, और 3/2 रख के मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर।
quick. Okay, very good. So it is 3. Okay. Now, question 16 के बाद question 17. Okay. हाँ, ये तो आसान है. If 5 men and 4 women are to be arranged in a row such that the women occupy even places and then the number of arrangements are. ठीक है. तो अब 5 men and 4 women है हमारे पास. 5 men and 4 women. So total 9 places है हमारे पास. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. और women को आपको देनी है even places. हो गया. तो डेफिनेटली मैन सारे ले लेंगे आपके ऑड प्लेसेस. ओके. तो सारे ऑड प्लेसेस में मैन को आप कैसे बिठा सकते हो? 5 मैन ऑन 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल. आफ्टर दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आफ्टर दैट और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशन कि पहले आपने मैन को बिठा दिया फिर विमेन को बिठाओ इवन प्लेसेस, और पहले विमेन को बिठाओ फिर मैन को बिठाओ, जिस तरीके से करना हो. ओके. दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा. So just you have to multiply 5 factorial with 4 factorial, isn't it? तो ये हो जाएगा. ओके. क्या आएगा आंसर बोलो. So 120 into 24. Okay. Yes. So 120 into 24. That answer is 2880, isn't it? आसानी से कर सकते हैं. 24 into 12. 4 2s are 8. 4 1s are 4. 2 2s are 4. 4 plus 4 8. 2 1s are 2. ठीक है. ये 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने वाला शॉर्टकट मैंने दिखाया है आपको. हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर. नहीं. ओके. तो देख लो अभी फटाफट. सो अगर इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर
with another 2-digit number, then we are having one shortcut. See now, so ये आपके 2-digit नंबर हैं, आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. ओके, तो यहाँ पे श्रेया बोल रही है कि दिखाया था, तो बोलो श्रेया क्या करेंगे अगर आपको याद है तो. 11 वाला दिखाया था ना, शायद मैंने आपको 11 वाला दिखाया है, ये मुझे भी याद नहीं कि दिखाया था कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, then we'll multiply these two numbers, and finally we'll multiply these two numbers. मतलब पहले वंस प्लेस में, फिर इन दोनों को और फिर इधर, राइट. और यहाँ पे इन दोनों का सम करना है. ठीक है, तो ऑलरेडी दिखाया तो बस फटाफट रिवाइज करा देता हूँ. तो यहाँ पे 24 इंटू 12 है. ओके, ज्यादा एग्जांपल नहीं देखेंगे हम. सो 24 इंटू 12, तो सबसे पहले 4 टू जा, इन दोनों को करेंगे, तो 4 टू जा 8, फिर ऐसे क्रॉस, और उनका जो भी आंसर आएगा उसको सम करेंगे. सो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, फिर ये दोनों को करेंगे, 2 1 जा 2, हो गया. ओके, और वो 0 है ये. चलो आफ्टर क्वेश्चन 17, मुझे बताओ क्वेश्चन 25 में डाउट है? 17 के बाद 25 के बीच में एनी क्वेश्चन? So I think now you are having doubt in question number 25. देखना बीच में अगर किसी का कोई डाउट छूट जाए तो बताना. So let us see question number 25. हाँ, if x greater than 0, then minimum value of x plus 1 upon x. x plus 1 upon x की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है. चलो कैसे करेंगे? यहाँ डिफरेंशिएट किया और मिनिमम वैल्यू 0 मिली. देखते हैं. ओके, so here f of x is x plus 1 upon x. Okay, चलो, suppose this is our y, so dy by dx is equal to 1 minus 1 upon x square. इसको 0 ले लेते हैं, तो 1 upon x square is equal to 1, implies x square equal to 1, implies x equal to plus or minus 1, but हम plus 1 ही लेंगे because x greater than 0. अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा +2, एक्स टू द पावर -3, तो 2 बाई एक्स क्यूब. और फॉर x इक्वल टू 1, योर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, विच इज पॉजिटिव. दैट मीन्स यहाँ पे आपका फंक्शन नेगेटिव होगा, और मतलब मिनिमम होगा, राइट. दैट मीन्स y विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 1. तो जब भी आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो y मिनिमम आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2. मनोज आप क्या बोल रहे हो? पता नहीं चल रहा. 0 तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मतलब? लेट मी चेक योर आंसर. हाँ, यही आएगा मिनिमम वैल्यू 2. नहीं, क्वेश्चन में दिया है ना कि x पॉजिटिव है, तो -1 लेना ही नहीं है ना, राइट. क्वेश्चन में आपको दी गई ये कंडीशन, x इज पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0. सी, तो x ग्रेटर देन 0 दिया है तो हमें वही लेना है, isn't it? Okay, chalo. Now next, after question 25, let us see question number 29.
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, तो इसका मीडियन निकालना है, तो डेफिनेटली ये आपका एक्सआई एंड एफआई वाला टेबल हो गया, तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। तो क्लास 10th का टेबल आपको अभी याद होना चाहिए, मतलब क्लास 12th में 10th में इसके जितने भी मेथड्स देखे थे मीडियन की, ठीक है। कैसे निकालेंगे मीडियन बोलो? जब भी ऐसा एक्स आई एफ आई वाला क्वेश्चन था, कुछ तो निकालते थे पहले, राइट। और इवन ये आसान क्वेश्चन है, क्या इस बार मैंने आपको टेबल दिखाया था वो? ओके, डेफिनेटली अगर आपके पास मीडियन के लिए टेबल के थ्रू जाना है, एक्स आई एफ आई का टेबल है, तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ओके, सो हियर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 14, 14 plus 26, 40, 40 plus 21, 61, 61 plus 18, ये आपका 9 हो जाएगा, एंड 7, 79, फिर 8 plus 8, 16 plus 1, 17, 1, 7 plus 2, 9 plus 1, 10, 7 plus 5, 12, and 10 plus 1, 11, and 1, 12. So here your capital N is equal to 122, right? That is your sigma Fi. अब N by 2, that is 122 by 2, that is 61. अब 61th ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा आएगा? ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप जाओ, 61th ऑब्जर्वेशन आपका है 1200। ओके, बट अगर एन आपका इवन हो, समझना, एन आपका इवन हो तो आपका मीडियन क्या होता है? योर मीडियन इज n by 2th टर्म प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म, राइट, ये पूरी टर्म है, बाय 2। सो n by 2th टर्म, n by 2 मतलब ये आपका 61th, मतलब 61 फ्रीक्वेंसी जिस पे है, या 61th टर्म, तो 61th टर्म आपका आएगा 1200 प्लस 62nd टर्म, 62nd टर्म आपका यहाँ पे आएगा आफ्टर 61, राइट, क्योंकि आफ्टर 61 से लेके 62 से 79 सारे टर्म सेम है, वो कौन से हैं? 1300। ओके, इजंट इट, राइट। तो कि वेट, ये आपके 14 तक है, फिर 15 से 40 तक के सारे टर्म्स आपके 1100 है, फिर 41 से 61 तक के सारे टर्म्स 1200 है, तो डेफिनेटली 62 से 79 ये है 1300 बाय 2। सो योर आंसर विल बी 1250। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, जाए नेक्स्ट। ये याद है ना क्लास 10th का कंसेप्ट? सो आफ्टर 29, नाउ यू आर हैविंग डाउट इन 31। ओके, फिर 40 की सीरीज है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। Okay. Okay, Manoj. So after 29, let us see 31 first. And after 31, you are having doubt in 40, 49, 50. Then 51, 53 and 54. Right, and I think 60 also. Question 60 में भी doubt है? Sure.
नाउ द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q. अच्छा, कोई डाउट नहीं है? हाँ 60 में है ना, देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव आपको याद ही है ना, P implies Q है तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? हमने जितना देखा था सारी चीजें याद कर लेते हैं अब। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव मैं क्लियर कर देता हूँ। P implies Q है तो कॉन्ट्रापोजिटिव आपका हो जाएगा नेगेशन Q implies नेगेशन P। चलो, कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, कौन बताएगा? बोलो, कन्वर्स एंड इनवर्स। हाँ बोलो हर्षा। सर कॉन्वर्स होगा Q implies P हम्म, और इनवर्स होगा नेगेशन P implies नेगेशन Q। नेगेशन P implies नेगेशन, राइट। तो वो चीजें ध्यान रखें। नाउ आफ्टर क्वेश्चन 31 लेट अस सी क्वेश्चन 40। Limit x tends to 2, x to the power 100 minus 2 to the power 100 डिवाइड बाय x to the power 77 minus 2 to the power 77। अब ये तो आसान है, राइट। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एल हॉपिटल, और अगर आप नॉर्मल भी कर सकते हो, नॉर्मली क्या फॉर्मूला लगेगी, x to the power n minus a to the power n डिवाइड बाय x minus a। तो x to the power 100 minus 2 to the power 100, यहाँ पे भी डिवाइड में होना चाहिए x minus 2, और इन डिनोमिनेटर x to the power 77 minus 2 to the power 77, यहाँ पे भी होना चाहिए x minus 2। तो इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला 100 2 to the power 99 डिवाइड बाय 77 2 to the power 76। so it is 100 by 77 into 2 to the power 9 minus 6 3 9 minus 7 2 2 to the power 23। okay, this will be your answer। चलो क्वेश्चन 40 के बाद 49। Now, if D, E, F are the points on coordinate axis respectively at the distance A, B, and C from the origin, then coordinates of the point equidistant from O, D, E, and F is। तो समझना यहाँ पे D, E, F are the points on coordinate axis। ओके, अब coordinate axis मतलब डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा X, Y, and Z axis। So D, E, F आपके पॉइंट्स हैं on X, Y, and Z axis at distance A, B, C from origin। तो डेफिनेटली D के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे? अब वो X एक्सिस पे अगर मैं ओरिजिन से A डिस्टेंस पे जाऊं, सो हु विल टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D? D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Please give me some response। Okay, A,0,0, बट क्या -A,0,0 नहीं हो सकता? इसलिए मैंने पूछा -A,0,0, वो भी तो ओरिजिन से A डिस्टेंस पे ही होगा, X एक्सिस का पॉइंट, राइट, बट नेगेटिव साइड पे होगा। हाँ, राइट, यस, इट्स आवर अजम्पशन, एग्री, इट डिपेंड्स ऑन A। हो सकता है आपका A ही नेगेटिव हो, राइट, बट सिंस यहाँ पे आपको दिया गया है कि A डिस्टेंस, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। ओके, चलो समझो। तो हम उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। चलो पॉजिटिव देख के करते हैं। तो D A,0,0, E 0,B,0, F 0,0, isn't it? तभी तो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा। Now they are asking, now the coordinates of the point equidistance from ODEF।
चलो ये कैसे निकालोगे समझो। अब आपको पी पॉइंट ऐसा लेना है कि जो ओ डी ई एफ तीनों चारों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है। तो सपोज ओ है आपका 0,0,0। सपोज मैं पी ले रहा हूँ x, y, z। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन OP should be equal to OD should be equal to OE should be equal to OF। ओके चलो अब OP से आपका डिस्टेंस क्या होगा? OP से आपका डिस्टेंस होगा x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 होल स्क्वायर। मैं दोनों जगह स्क्वायर कर दे रहा हूँ सभी जगह पे। तो OP स्क्वायर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। चलो OD स्क्वायर, OD ओ नहीं OD नहीं, सॉरी मिस्टेक, PD, PE एंड PF ये सभी पॉइंट से P का डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। सो PD x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, या प्लस और माइनस एक्स माइनस ए लिखे भी कर सकते हो। So 2ax equal to a square. Definitely a is not equal to 0 over here. नहीं तो b point आपका origin हो जाएगा, तो x will be equal to a by 2. Okay. In the same way, जब आप OP को PE से कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और y आपको मिल जाएगा b by 2 और z आपको मिल जाएगा c by 2, isn't it? और कुछ नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव, बट या तो आप तीनों पॉजिटिव ले सकते हो या तीनों नेगेटिव ले सकते हो। ओके सो अकॉर्डिंग इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में सारी चीजें पॉजिटिव दी गई। सो a by 2, b by 2, c by 2, बट हाँ ऑप्शन बी। ओके सो आफ्टर 49 you are having doubt in 50, 51, 53 and 54. Okay, let us see those questions. ये क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन 49 is clear to you everyone? Just give me some response. Okay. If the sum of the coefficients in the expansion of a square x square minus 6ax plus 11 whole to the power 10, where a is a constant, is 1024, मतलब ये sum of all coefficients is 1024, then what is the value of a? अब डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 11 होल टू द पावर आपको 10 दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स के लिए कोई फॉर्मूला आपको याद है? या ओके, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, बोलो। टू टू द पावर n. Okay, so sum of all coefficients will become 2 to the power n is equal to 2 to the power 10, और 2 to the power 10 हमें पता है ये 1024, राइट। ये तो आपके CS से याद ही रहता होगा, कंप्यूटर साइंस से। ओके बट अब यहाँ पे आप इसको इसके साथ कैसे कंपेयर करोगे?
कि sum of coefficients और sum of coefficient is 1024 तो क्वेश्चन में ही दिया गया है ना. ओके यस, अगर आप x इज इक्वल टू 1 इसमें रख रहे हो then you will get sum of coefficients, isn't it? चलो ये चीज याद रखना. So if you will put x is equal to 1 in this expression, so ये आपका हो जाएगा a square minus 6a plus 11 whole to the power 10 is given as 1024 which is 2 to the power 10. अब दोनों चीज को कंपेयर करोगे, so we will get a square minus 6a plus 11 equal to 2. So a square minus 6a plus 9 equal to 0. Clearly visible it is a minus 3 whole square. So definitely a equal to 3. Okay. So question number 50. So to obtain sum of all coefficients, just you have to put x equal to 1. Now, after question number 50, we are having doubt in 40, 49 number, okay, right? 51, 53 and 54. So let us see question number 51. हाँ, दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे 51 एंड 53, वो थोड़ा थे बट नो इश्यू. अभी देख लो. So the equation, two dice are thrown simultaneously. The probability of obtaining a score of 5. Okay, score 5 आना चाहिए. अब डेफिनेटली वो स्कोर 5 कैसे आएगा? अब दो डाइस को आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो डायरेक्टली आ जाएगा. हाँ यस, वो क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी है. ओके तो चलो, अगर आप टू डाइस को रोल कर रहे हो तो टोटल कितने सैंपल स्पेस आपको मिलेंगे? ओके 4. डाइस है डाइस, अगर वन डाई को रोल कर रहे हो तो 6. ओके हाँ, सो टू डाइस है तो 36. 1,1 से लेके 6,6 तक. ओके सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36. चलो, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स देयर बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36. चलो, फेवरेबल टोटल स्कोर 5 कब आएगा? तो 1 के टेबल में कब आएगा? जब 1,4 हो, और वही सेम इधर 4,1 पे. फिर 2 के में 2,3 हो, वही इधर 3,2 पे हो. और कोई 5,0 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ये 4 आउटकम ऐसे हैं जहां पे आपका स्कोर 5 आएगा. सो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 5/36. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, आसान है. इवन क्लास 10th के कंसेप्ट से भी इजीली हो जाएगा. नाउ लास्ट 53, 54 एंड 60. So question number 53. ओनली सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बात कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं चलेगा, सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. 2 cards are randomly drawn
in succession from a pack of 52 cards. Okay, 52 cards का pack है और succession में आप 2 कार्ड ले रहे हैं. Find the probability that they are both aces if the first card is not replaced. Right. दोनों कार्ड आपके एस हो, राइट, इक्का, तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है. रिप्लेस नहीं हो रहा है मतलब एक आपने कार्ड उठा लिया तो 52 में से अब आपके पास 51 कार्ड बचे, तो 51 कार्ड में से अब जो आप दूसरा कार्ड निकालोगे उसका आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. ठीक है, तो समझो यहाँ पे. सो here probability of obtaining that both cards should be your aces and it is without replacement. आप उसे रिप्लेस नहीं कर रहे, जो एक बार उठा लिया वो उठा लिया. Okay, so it is the probability of. Now again come to the topic permutation combination, basic principle of computation. या तो वो उसमें आपको क्या करते थे कि अगर पहले प्रोसेस की फिर दूसरी प्रोसेस कर रहे हो तो मल्टीप्लाई. ओके, सो हियर योर प्रोबेबिलिटी, नहीं तो अगर आपको उसमें पता ना चले पर यही बेटर रहेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड आपका ऐसा है, आफ्टर दैट सेकंड कार्ड आपका ऐसा है, प्रोवाइडेड दैट, राइट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तभी होगा, सेकंड आपका ऐसा आएगा गिवन दैट फर्स्ट कार्ड आपका एस ऑलरेडी आ चुका है और उसको हमने रिप्लेस नहीं किया. सो फर्स्ट पहले बार एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कितने एसेस हैं? 4, तो 4/52. चलो उसके बाद सेकंड एस आया, पहला आपका एस ऑलरेडी आ गया है, तो अब आपके पास 51 कार्ड्स बचे हैं, राइट. 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है जो इक्का था, तो इक्का ऑलरेडी निकल चुका है. अब कितने इक्के बचे? 3. अब कितने एसेस बचे? 3. सो 4/52 into 3/51. ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे तब और क्लियर होगा. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? तो ये आपका हो जाएगा 13 और फाइनल आंसर आपका आएगा 3/13 into 51. तो हाँ, मैं समझा रहा हूँ वापस इसको, एक और दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड किया और उसका मल्टीप्लाई किया, और उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको ऐसा बोला कि जैसा आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करते थे, राइट, दैट इज सक्सेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एसेस, अब ये दूसरी मेथड से दिखा रहा हूँ आपको, जिस मेथड से भी पता चले. सो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? 52 में से आपको 2 पत्ते उठाने विदाउट सक्सेशन. तो पहले बार आप उठाओगे तो 52 चांस है आपके पास, दूसरी बार आप उठाओगे तो आपके पास 51 ऑप्शन है, isn't it? 52 into 51. Is it clear now? क्योंकि पहली बार आप उठाओगे तो आपके पास 52 चांसेस हैं, दूसरी बार आप उठाओगे तो आपके पास 51 चांसेस हैं. ओके, या इसको और अच्छे से समझाऊं तो पहली बार आपको 52 में से एक कार्ड चूज करना है, दूसरी बार आपको 51 में से एक कार्ड चूज करना है. ओके, so 1 card from 52, after that 1 card from 51. now अब probability favorable outcomes के दोनों आपके इक्के होने चाहिए. so अब दोनों इक्के आपके कब होंगे? पहले 4 इक्कों में से आपने एक इक्का उठाया, आफ्टर दैट बाकी के 3 इक्कों में से एक इक्का उठाया. ओके, सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां पे मैंने आफ्टर वाला कंसेप्ट यूज किया, दैट इज योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशन, और this I have applied with here, जो probability वाले concept में use किया. So is it clear now, students? यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई तो आप कर ही दोगे ना, क्या वो दिखाने की जरूरत है? 53 into 13 फटाफट उस तरीके से कर लेते हैं शॉर्टकट. So 53 into 13, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 3s are 15, 5 1s are 5,
So 15 plus 3, 20 plus 3, 23, 2, 5 ones are 5, plus 2, 7. So 739. Isn't it? थ्री थ्री सा 9 ही होगा ना, तो ये वापस 3 कहाँ से आ गया? माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक. हाँ यस, यहाँ पे भी तो हो जाएगा 17. ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी गलती हुई है. सो नाउ 17 into 13. $221. Is it clear now? Okay. Now, shall we move to question number 54 now? Right, your last doubt. नहीं, 54 के बाद 60 भी है. Wait, so in 54, हाँ, 20C4 plus 2 times 20C3 plus 20C2 minus 22C18 is, चलो बोलो क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ बस. एनसीआर वाली एक फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले मतलब एक दो फॉर्मूला जितना भी, पहले ये सोचो क्या हो सकता है. 20C4 प्लस 20C3 वो आपको 2 टाइम्स दिया गया है. ओके, प्लस 20C2 माइनस 22C18. यस यस, वेरी गुड हर्षा. ओके, सो सबसे पहले जो 2 टाइम्स दिया उसको हम अलग सेपरेट कर देते हैं. तो 20C4 प्लस 20C3 प्लस 20C3 प्लस 20C2. अब आप इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से स्टूडेंट्स. सो दिस इज योर, अगर ये दो पैर और ये दो पैर को ऑब्जर्व करो तो इन दोनों में ये आपका n कांस्टेंट है. ओके, अब ये एक r है और यहाँ पे r एक आपका इंक्रीज हो रहा है. ये कुछ याद आ रही है फॉर्मूला? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR. ओके, so NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. So n plus 1 CR plus n plus 1 CR. Okay, so n plus 1 CR, n plus 1 CR minus 22C18. So is equal to 21C4 plus, sorry ये आपका 3 हो जाएगा, 21C3 माइनस 22C18. चलो अब बताओ यहाँ पे अगेन NCR प्लस NCN माइनस R. ओ सॉरी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR माइनस 22C18 इज इक्वल टू 22C4 माइनस 22C18. हाँ, अब ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे बिकॉज NCR इक्वल टू NCN माइनस R. 22 माइनस 4 इज 18. So it is 22C by C18 minus 22C18. Answer is 0. So is it clear now? Okay. Now the doubt of last question. तो बस वो घबराना नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप जाना है. ठीक है. The modulus of the complex number z such that mod z plus 3 minus I equal to 1
एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 5. आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपको दे दिया गया है पाई एंड वी हैव टू फाइंड मोड z, isn't it? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड z प्लस 3i इक्वल टू 1. चलो बोलो कैसे करेंगे? चलो अगर उसका वेरी गुड, अगर उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई है तो उससे आप क्या कह सकते हो? राइट, यस, जो पूरा फंडा यहीं पे है. ये अगर मैं आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन जहाँ पे मेरी रियल एक्सिस है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, तो पाई एंगल कहाँ पे आएगा? राइट, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. राइट, मतलब ये एक्स डैश पे है, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस. सो डेफिनेटली योर z लाई हियर. ओके, तो अब z को z का इमेजिनरी पार्ट अब क्या होगा? 0. राइट, तो क्या मैं z को डायरेक्टली ऐसा ले सकता हूँ? सपोज माई z इज x, 0, where definitely my x is less than 0 here, क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे है. सो नाउ मोड x plus 3 minus I equal to 1. अब इसका मोड क्या होगा? अंडर रूट x plus 3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली, इक्वल टू 1. स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा स्क्वायर. सो देयरफॉर x plus 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 -1, दैट इज 0. So therefore x plus 3 equal to 0. So x equal to -3. x आपका जो मैंने ऑलरेडी बोला नेगेटिव नंबर है. तो मोड z क्या हो जाएगा? So mod z will be equal to mod x will be equal to 3. Is it clear? तो आसान क्वेश्चन था. इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट कम, बहुत कम. ओके, तो ये बस आपके थोड़ा रिवीजन के लिए था, इसलिए आसान पेपर लिया था. चलो फॉर नेक्स्ट क्लास अभी हमारा बच्चा है आपका टेस्ट डिस्कशन कॉनिक्स 2 का, isn't it? M19 का टीपीपी तो आपने सॉल्व कर लिया था. अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे. M20 का टीपीपी करोगे घर से, बट M20 का अगेन मुझे समझाना पड़ेगा पहले कुछ क्वेश्चन. बट टिल देन अगर टीपीपी के जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि M20 का होमवर्क का मैं कराऊंगा तो बाकी के टीपीपी अपने आप हो जाएंगे. ठीक है, तो आज के होमवर्क में एक तो आपको एग्जाम करेक्शन बुक लिखना है, वो मैं असाइनमेंट बना दूंगा, एग्जाम करेक्शन बुक, और जो हमारा एमटी का टॉपिक है उसी के अंदर. फिर M20 का टीपीपीस करोगे घर से जितने हो पाए. तो रोल्स थियरम, वो वाले थियरम नहीं, हाँ वही रोल्स थियरम, लाग्रेंजेस थियरम वाले क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा वो कैसे करना है, वो मुझे दिखाना पड़ेगा. तो आपको जस्ट ट्राई करना है. ओके, सो इसके लिए आपका असाइनमेंट बना दूंगा रेगुलर बुक नाम का, जो M20 टॉपिक के अंदर रहेगा. रेगुलर बुक में June 1 एंड उसका आपका रहेगा ECB एग्जाम करेक्शन बुक, जो आपको एमटी का टॉपिक है उसके अंदर बना दूंगा. ओके, हाँ, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने समझाया था ना क्लास में, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो. लॉग लेके करना है मनोज. ओके, हाँ वो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, सब कराऊंगा, डोंट वरी. आपको बस ट्राई करना है, कि पहले ट्राई करोगे तो आसान होगा. ओके, सो शैल आई एंड द मीटिंग? ओके, थैंक यू एवरीवन. हाँ वो देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज वाला, डोंट वरी.